दोस्त को हमेशा से ही बहुत सारी गर्लफ्रेंड रखने की आदत थी। धन दौलत की कमी ना होने की वजह से उसे रोज नई लड़की तलाशने में ज्यादा दिक्कत ना होती। लेकिन वो जब भी अपनी गर्लफ्रेंड को घर लेकर जाता, उसके बाद वो गायब हो जाती। आखिर वो उन लड़कियों के साथ करता क्या था? एक दिन जब मैंने छुप कर देखा तो मेरे पैरों तले से जमीन खिसक गई। मैंने देखा कि वो तो मेरा नाम सचिन है। अच्छी पढ़ाई और मेरी मेहनत की वजह से आज मैं अपने पैरों पर खड़ा हो चुका था। मेरी सरकारी नौकरी जो लग गई थी। आज माँ पापा की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। अपने माँ पापा की इकलौते संतान होने की वजह से उन लोगों की सिर्फ मुझसे उम्मीद थी कि मैं एक न एक दिन कामयाब हो जाऊं। आज उनका सपना पूरा हो चुका था। खैर कुछ दिनों बाद मेरा ज्वाइनिंग लेटर आ गया और मैं देहरादून जाने की तैयारी में लग गया। आज से पहले कभी भी माँ पापा से दूर नहीं रहा। पता नहीं क्यों जाने में बड़ी मुश्किल हो रही थी। माँ पापा का उतरा चेहरा साफ बयां कर रहा था कि वो लोग मुझसे दूर नहीं रहना चाहते थे, लेकिन झूठी मुस्कुराहट लाकर वो मुझे हौसला दे रहे थे। मैंने माँ पापा से कहा कि बस कुछ दिनों की बात है, सिर्फ वहाँ सेटल होने के बाद आप लोगों को भी बुला लूंगा। खैर ऐसे ही उनका आशीर्वाद लेकर मैं अपनी ड्यूटी पर निकल गया। देहरादून पहुंचकर एक कमरा रेंट पर लिया और खाने वगैरह की व्यवस्था की और दूसरे दिन से ऑफिस जाने लगा। ऑफिस में मेरी मुलाकात राहुल से हुई। मेरे साथ ही नौकरी करता था। बातों बातों में हम दोनों एक अच्छे दोस्त बन गए। एक दिन राहुल ने अपने घर मुझे डिनर पर बुलाया। पहले तो मैंने मना कर दिया, लेकिन फिर एहसास हुआ कि इतना अच्छा दोस्त है, हर बात एक दूसरे से शेयर करते हैं, तो मुझे जाना चाहिए। वहाँ जाकर मैंने देखा कि राहुल का घर किसी महल से कम नहीं था। राहुल के घर में रामू नाम का एक नौकर था जो खाना वगैरह बनाता था और राहुल के पास ही रहता था। राहुल ने बताया कि उसके माँ बाप उसके बचपन में ही उसे छोड़कर गुजर गए। गांव में उसके पास बहुत सारी जमीन थी जो उसके किराए पर दे रखी थी और खुद यहाँ सरकारी नौकरी करता है। खैर खाना वगैरह खाकर मैं घर पर आ गया और सोचने लगा कि इतना अमीर आदमी फिर भी कितना अच्छा है। राहुल में जरा भी घमंड नहीं था। मुझे उसकी दोस्ती पाकर बहुत अच्छा लगा। एक दिन ऑफिस से मुझे पता चला कि उसकी गर्लफ्रेंड भी है। मैंने उसके साथ मजाक करते हुए कहा कि कब कर रहे हो शादी? उसने यूं ही बात को टाल दिया। अब तो मैं और राहुल ऑफिस के बाहर भी साथ रहने लगे। घूमना फिरना मस्ती करना, कभी कभार मैं राहुल के घर ही रुक जाता था। इन सब के बीच मुझे राहुल की एक आदत का पता चला। राहुल को बहुत सारी गर्लफ्रेंड रखने की आदत थी। जबकि साथ मन भर जाता तो वह दूसरी को फंसा लेता। इतना धन होने की वजह से उसको यह सब करने में ज्यादा मुश्किल नहीं होती थी। मैंने राहुल को काफी बार समझाया कि ये गलत है, तुम प्यार के नाम पर गलत कर रहे हो। तभी उसने कहा कि यार सचिन, तुम कैसे बातें कर रहे हो? गर्लफ्रेंड रखना बुरी बात है क्या? मैंने उससे कहा कि गर्लफ्रेंड रखना बुरी बात तो नहीं है, लेकिन गर्लफ्रेंड सिर्फ एक होती है जिसके साथ शादी करके पूरी जिंदगी गुजारी जाए। लेकिन तुमने तो पता नहीं कितनी लड़कियों को फंसा रखा है। लेकिन वो कहाँ मानने वाला था। बहाने बनाकर मुझे वहीं चुप करा दिया। खैर उसके बाद मैंने भी उसे कुछ नहीं कहा और अपने काम से मतलब रखने लगा। शायद इसमें राहुल का कसूर नहीं था। वो अपने बचपन से ही अपने हिसाब से जीता आ रहा है। उसे आज तक सही गलत की पहचान कराने वाला कोई नहीं मिला, तो वह बेचारा अपने माइंड के हिसाब से तो करेगा। खैर अब समझ में आ रहा है कि जीवन में माँ बाप का होना कितना जरूरी है। हमारे परवरिश से लेकर संस्कारों तक उनका होना जरूरी है। उनका मार्गदर्शन जीवन बदलने में सबसे जरूरी होता है। खैर ऐसे ही दिन निकलते गए। एक दिन राहुल का मेरे पास फोन आता है और वह कहता है कि मेरी गर्लफ्रेंड मेरे घर पर आना चाहती है, इसलिए उसकी मदद कर दे। मैं घर से बाहर नहीं जा सकता क्योंकि आज मेरी थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए क्या तू उसे ड्रॉप कर देगा और मेरे घर तक छोड़ देगा?
तभी मैंने राहुल को मना कर दिया और कहा कि भाई देख, हमारी दोस्ती सिर्फ दोस्ती तक ही सीमित रख, इस सब झमेला में मुझे मत डाल। मैं आज तक इन सब मामलों में कभी नहीं पड़ा हूँ और ना ही जानता हूँ कि गर्लफ्रेंड क्या होती है। मेरे लिए तो मेरे माँ बाप पिताजी ढूंढ लेंगे, वही मेरे लिए गर्लफ्रेंड और पत्नी दोनों होगी। तभी राहुल हंसने लगा और बोला कि मैं कौन सा तुझे गर्लफ्रेंड बनाने की बात बोल रहा हूँ, मैं तो सिर्फ यही बोल रहा हूँ कि उसे तू मेरे घर तक ड्रॉप कर दे, उसके बाद तू चला जाना, तुझे कौन रोकता है। खैर मेरे मना करने के बावजूद भी राहुल की जिद रुकी नहीं और आखिर में उससे हाँ बोलना पड़ा। मैं अपनी गाड़ी लेकर निकल गया और चौराहे से उसकी गर्लफ्रेंड की गाड़ी में बैठाया और राहुल के घर पर छोड़ दिया। उसके बाद मैंने अपने कमरे में आ गया। शाम को फिर मेरे पास राहुल का फोन आता है और वह कहता है कि यार एक और दिक्कत आ गई है, क्या तुम मेरी मदद करेगा। मैंने राहुल से कहा कि आखिर बात क्या है, पहले बात तो बता, ऐसे क्या दिक्कत आ गई है। तभी राहुल कहने लगा कि यह सब मैं तुझे बाद में बताऊंगा, पहले एक काम कर, तू नुकट वाली दुकान पर जा, वहाँ पर एक आदमी तुझे एक थैले देगा, उस थैले को लेकर तू मेरे घर पर आ और बाहर मेरी नौकर इंतजार कर रहा होगा, उसे वह थैली दे देना, अगर चाहे तो तू अंदर भी आ जाना। तभी मैंने उससे कहा कि यार तू यह क्या अजीबो गरीबो काम मुझसे करवा रहा है। कभी कहता है मेरी गर्लफ्रेंड को मेरे घर पर ड्रॉप कर दे, कभी कहता है तू थैले लेकर आ, आखिर यह सब चल क्या रहा है। देख, मुझे इस सब झमेले में नहीं पड़ना, प्लीज मुझे भेज दे। तभी राहुल कहने लगा कि यार तू दोस्त है या दुश्मन, कभी तो काम आ जाया कर, और मैं तुमसे कौन सा किसी का मॉडल करवा रहा हूँ जो तुम ऐसी बातें कर रहे हो। मैं तो सिर्फ इतना बोल रहा हूँ कि वह थैला लाकर मुझे मेरे घर पर पकड़ा दे, इसमें तेरा क्या जाता है। और वैसे भी अगर तुझे कभी जरूरत हुई तो मैं भी तो तेरी जरूरत का ख्याल रखकर तेरी मदद करूँगा ना। तभी मैंने राहुल से कहा कि नहीं भाई, मुझे इस तरह की कभी कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वैसे भी मैं अपने काम खुद करता हूँ और इन सब झमेले में पड़ता भी नहीं हूँ। फिर राहुल ने फिर से जिद करना शुरू कर दिया। तभी मैंने उससे कहा कि ठीक है, मैं थैले लाकर आ जाता हूँ। मैं गाड़ी लेकर फिर से निकल गया और एक दुकान के आगे एक आदमी खड़ा था, जिसके हाथ से मैंने थैली ली और राहुल के घर की तरफ निकल पड़ा। मैंने थैले को खोलकर नहीं देखा कि आखिर उसके अंदर है क्या। मैं सीधा थैली लेकर राहुल के घर की तरफ चल पड़ा। घर के बाहर उसका नौकर खड़ा था। उसने कहा कि सर ने थैली लेने के लिए बोला है, लेकिन मैंने उसे देने से मना कर दिया और सीधा अंदर चला गया। जाकर सीधा राहुल का कान पकड़ लिया और बोल दिया कि बस भाई, मुझसे और कुछ नहीं होगा, तो मुझसे कोई क्राइम तो नहीं करवा रहा है। तभी उसके पास गर्लफ्रेंड भी बैठी हुई थी, इसलिए मैंने ज्यादा कुछ नहीं बोला। मैं चलता हूँ, कल ऑफिस में मिलते हैं। राहुल ने कहा कि ठीक है भाई, तेरा थैंक यू। मैं जाने लगा। तभी उसने कहा कि आज रात का खाना यहीं पर खा लेना, टाइम से आ जाना। तभी मैंने उससे कहा कि नहीं, मैं नहीं आऊँगा, मैं तो होटल से लेकर ही खा लूँगा, तू अपनी गर्लफ्रेंड के साथ मस्ती कर। अभी वो हंसने लगा और मैं वहाँ से सीधा कमरे की तरफ निकल पड़ा। लेकिन मेरे मन में सिर्फ यही चल रहा था कि आखिर उस थैले में होगा क्या, और राहुल ने ऐसा क्यों किया होगा कि थैले मुझसे ही मंगवाए। वो आदमी भी तो उसे लाकर आ सकता था। खैर, फिर मैंने अपनी सोच को विराम दिया और सोचा कि उसका मसला मुझे क्या, मेरे को तो सिर्फ थैले पकड़ानी थी जो मैंने पकड़ा दी। खैर, दूसरे दिन ऑफिस चला गया, वहाँ पर राहुल आ गया। आज राहुल सदा की तरह खिलखिला नहीं रहा था, उसके चेहरे पर सिकन थी, बार बार उसके माथे पर पसीना आ रहा था। मैंने उससे पूछा कि क्या हुआ भाई, तेरे चेहरे पर 12 क्यों बजे हुए हैं, तू तो कभी इस तरह से रहता ही नहीं है, हमेशा खिलखिला रहता है।
क्या तुम्हारी गर्लफ्रेंड तुझे छोड़कर भाग गई है? तभी राहुल ने मेरा हाथ पकड़ा और बोला कि यार ऐसी बात नहीं है, क्यों मजाक बना रहा है। तभी मैंने उसे कहा कि नहीं भाई, मैं तो मजाक कर रहा हूँ, माफ करना। क्या बात है, क्या प्रॉब्लम है? तभी राहुल बोला कि यहाँ पर तो नहीं बोल सकता हूँ, लेकिन थोड़ी देर में जब खाना खाने का टाइम होगा तभी मैं तुमसे बताऊंगा कि पूरी बात क्या है। मैंने कहा कि ठीक है। फिर हम दोनों काम में लग गए, लेकिन राहुल के चेहरे पर वही मायूसी छाई हुई थी। उसके चेहरे पर एक बार के लिए भी मुस्कान नहीं आई थी। खैर, खाना खाने की टाइम हो गया। मैंने राहुल से पूछा कि हाँ, अब बता क्या हुआ? इतना हंसने वाला और मजाकिया स्वभाव का इंसान आज इतने उखड़े हुए चेहरे के साथ क्यों है? तभी राहुल बोला कि क्या बताऊं यार, जिस गर्लफ्रेंड को तुम कल घर पर छोड़ने आया था वो प्रेग्नेंट हो गई है। अब तो मेरे पैरों तले से जमीन खिसक गई। फिर मैंने राहुल के कंधों पर हाथ रखा और बोला, देख भाई, अब कोई ऐसा काम मत करना। काफी टाइम तूने अलग अलग गर्लफ्रेंड बनाई, कोई बात नहीं, लेकिन अभी तो उस गर्लफ्रेंड के साथ अपने नए जीवन की शुरुआत कर। तुम दोनों माँ पापा बनने वाले हो, तो तुम उसके साथ शादी कर लो। कोई गलत काम मत करना मेरे भाई। तभी राहुल ने कहा कि नहीं यार, कल जो तूने थैले पकड़ाए थे उसमें बच्चा गिराने वाली ही दवाई थी और मैंने उसे दे दी। अब बस उसकी थोड़ी तबीयत खराब है, क्योंकि यह दवाई लेते ही तो एक बार के लिए थोड़ी दिक्कत तो आती है, इसलिए मेरे को थोड़ी फिक्र हो रही थी कि कुछ हो ना जाए। अब तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मेरे समझ में नहीं आ रहा था कि मुझसे इतना बड़ा पाप कैसे हो गया। मैंने एक बच्चा मारने वाली दवाई लाकर राहुल को थमा दी और एक मासूम बच्चे की जान ले ली, जिसने अभी इस दुनिया में कदम भी नहीं रखा था। यह मुझसे क्या हो गया? मुझसे खाना नहीं खाया गया और मैं वहीं पर राहुल का हाथ जोड़कर खाने का डिब्बा छोड़कर चल निकला और मेरे ऑफिस के पास ही गार्डन था, उसमें जाकर बैठ गया। अब तो मेरी आंखों से आंसू बह रहे थे। बार बार मैं खुद को कोस रहा था कि आखिर मुझसे यह क्या गलती हो गई। मैं बिना जाने पहचाने बिना उस थैले को देखे कैसे ऐसे कर सकता हूँ? आखिर वह थैली मैंने ही तो ले जाकर दी थी। अगर मैं यह थैली ले जाकर ना देता तो शायद मेरे हाथों से यह पाप नहीं होता। एक मासूम बच्चा चला गया जो पूरा इस दुनिया में आया भी नहीं था। लोगों को पता नहीं क्या हो गया है। मुझे राहुल पर गुस्सा आ रहा था और मैं खुद को कह रहा था कि मुझे राहुल से दोस्ती करनी ही नहीं चाहिए थी। इतने में राहुल भी वहाँ पर आ जाता है और वह कहने लगता है कि यार, इसमें तेरी क्या गलती है? तूने तो बस वो थैली लाकर दी थी। अब तू ही बता मैं क्या करता? मैं अंजलि से शादी भी कर लेता, लेकिन अंजलि के परिवार वाले नहीं मानते, क्योंकि उसके कास्ट का जो नहीं हूँ, इसलिए अंजलि की पूरी जिंदगी खराब हो जाती, इसलिए बच्चा गिराना पड़ा। मैंने राहुल को जोर से धक्का दे डाला कि मुझसे दूर हो जा। तुम्हारा मसला था, मुझे अंदर क्यों डाला और मुझसे इतना बड़ा पाप क्यों करवा दिया? मैं किस तरह पश्चाताप करूंगा? राहुल ने मुझे बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन मेरे दिमाग में तो सिर्फ यही बात जाकर बैठ गई थी कि मेरी वजह से ही वह बच्चा मरा है। मैंने ही वह थैली उनको लाकर दी थी, जिसकी वजह से उन्होंने उस दवाई का सेवन करके उस बच्चे को मार डाला। अब तो मेरी आंखों में आंसू बह रहे थे, पूरा शरीर पसीने से लथपथ। मैं सीधा अपने कमरे की तरफ निकल पड़ा और जाकर पैकिंग शुरू कर दी। मेरे ऑफिस में फोन करके मैंने कुछ दिनों की छुट्टी ली और अपने गांव जाने की तैयारी शुरू कर दी। राहुल का भी बार बार फोन आ रहा था, लेकिन मैंने उसका फोन नहीं उठाया और अपना फोन बंद करके गांव के लिए निकल गया। गांव जाने के बाद मुझे कुछ अच्छा लगा। अपने माँ पिताजी से मैंने सब कुछ छुपाया, क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि उन्हें किसी भी तरह की परेशानी हो। फिर मेरे चेहरे से उन्हें पता तो चल ही गया होगा, लेकिन उन्होंने मुझसे नहीं पूछा। शायद सोचा होगा कि मेरा कोई पर्सनल मैटर होगा जिसके बीच उन लोगों को नहीं लाना चाहता। खैर, अब मैं वहाँ से
होने वाला था, इसलिए एक आधा महीने में उन लोगों को भी वहीं पर बुलाने वाला था। लेकिन मेरे मन में तो इस खुशी की जरा भी जगह नहीं थी, क्योंकि मेरे मन में तो वही गिल्टी हो रही थी कि मैंने एक मासूम बच्चे की जान ले ली। हालांकि मेरा उससे कसूर नहीं था, लेकिन मैं खुद को उन बातों से अलग नहीं कर पा रहा था। फिर मैंने सोचा कि क्यों ना मैं अपने माँ पिताजी से इस बारे में बात कर लूं। शायद उनकी राय से मुझे कोई संतुष्टि मिले। इसलिए मैंने एक दिन जब हम सब लोग बैठे चाय पी रहे थे, तो मैंने अपने माँ पिताजी से पूछा कि अगर कभी गलती हो जाए तो उसका पश्चाताप किस तरह किया जाना चाहिए। तभी मेरी माँ पिताजी से बोली कि बेटा, ये क्या बोल रहे हो? आज तक तुमने कभी कोई गलत काम नहीं किया, तो आज ऐसे क्यों बोल रहे हो? फिर मैंने उन्हें सारी बात कह डाली। तभी मेरी माँ ने कहा कि हुआ तो गलत है, लेकिन इसमें बेटा तुम्हारा कोई कसूर नहीं है। तू तो अनजान था, तुझे तो धोखे में रखकर वह काम करवाया गया है। इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। तुम अपने मन पर इस तरह का बोझ बिल्कुल भी मत रखो। खैर, अब उन लोगों की बातों से मेरे दिल को थोड़ी बहुत संतुष्टि मिल चुकी थी और मैंने जैसे तैसे उस सब बात को भुलाने की कोशिश की। थोड़ा समय जरूर लगा, लेकिन मैं उन सब को अपने दिमाग से निकाल लिया। अब जो मैंने छुट्टियां ली थी वह भी मेरी पूरी हो चुकी थी। मुझे वापस देहरादून के लिए निकलना था, इसलिए मैं अपना बैग पैक करके देहरादून के लिए निकल गया। फिर वहां जाकर मैंने कुछ दिनों तक राहुल से बातचीत बंद कर दी, लेकिन राहुल कहाँ मानने वाला था। वह रोज मेरे कमरे के बाहर चक्कर काटने लगा और मुझे मनाने लगा। फिर मुझे भी उस पर दया आ गई और मैंने उसके साथ बातचीत शुरू कर दी। लेकिन मैंने मन में विचार किया कि आज के बाद मैं कभी राहुल के घर नहीं जाऊंगा, ना ही उसका कोई कहना मानूंगा। सिर्फ दोस्त है तो ऑफिस तक दोस्ती रखूंगा। खैर, मेरी यह बात चलने कहाँ देने वाला था। कुछ दिन ऐसे ही निकले। राहुल तो अपनी नई नई गर्लफ्रेंड को घर पर ले जाने लगा। मुझे बहुत ही चिढ़ होती थी, लेकिन मुझे तो यह सब बिल्कुल पसंद नहीं था। लेकिन मैं कर भी क्या सकता था। लेकिन कुछ दिनों बाद मुझे एक अजीब सी हरकत होनी महसूस हुई। राहुल जब भी अपनी गर्लफ्रेंड को अपने घर पर लेकर जाता, उसके बाद वह गर्लफ्रेंड उसको घर से बाहर आती ही नहीं थी। आखिर राहुल उसे कहाँ गायब कर देता था। दरअसल यूँ हुआ कि मैं जिस कमरे पर रह रहा था, उसके मालिक ने वो बेच दिया, जिसकी वजह से मुझे वो छोड़ना पड़ा। लेकिन उसी के बाद मुझे राहुल के घर के बिल्कुल सामने ही एक कमरा मिल गया, जिसमें सिर्फ मैं अकेला ही रहता था और काफी अच्छी फैसिलिटी भी थी। राहुल ने मुझे बहुत बोला कि तू मेरे ही घर पर रह सकता है, लेकिन मैंने उसके घर पर रहने से मना कर दिया। और वजह सिर्फ वही थी कि राहुल रोज रोज नई लड़कियों को घर पर लेकर आता था, जो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं था। लेकिन मैंने राहुल के घर के सामने ही एक अच्छा कमरा देख लिया और वहीं पर रहने लगा। मेरे कमरे से राहुल के घर की तरफ सारा नजारा दिखाई देता था। मैं वर्क करते समय खिड़की पर बैठता था और देखता कि राहुल लड़के को घर के अंदर लेकर जाता है, लेकिन शाम होते राहुल अकेले ही घर से बाहर निकलता और वह लड़की घर से बाहर नहीं निकलती थी। राहुल के घर के बाहर कैमरा भी लगा था और मैं भी जिस कमरे में रहता वहाँ भी कैमरा लगा हुआ था। जब मुझे अजीब सा शक होने लगा कि राहुल के घर में लड़की जाती तो है लेकिन आती नहीं, तो मैंने अपने कैमरे खगाले। मुझे लगा कि शायद मेरी नजरों में ना आती होगी, क्योंकि मैं तो बाहर भी चला जाता हूँ या फिर कोई और काम में लग जाता हूँ, जिस वजह से वह लड़की चली जाती हो। लेकिन पूरा कैमरा तलाश करने के बाद हर रोज वही होता कि लड़की आती तो सही लेकिन जाती नहीं। अब तो मुझे अजीब सा लगने लगा था कि आखिर वह लड़की जाती कहाँ है। हर रोज नई लड़की का आना और उसके घर ऐसे गायब हो जाना मेरे तो बिल्कुल समझ से बाहर हो रहा था। मैंने इस बारे में राहुल से बात की, लेकिन राहुल ने इस बारे में कोई बात नहीं बताई। वह कहने लगा कि मुझे खुद नहीं पता
क्योंकि मैं तो शराब पीकर इस कदर सो जाता हूँ, जब उठता हूँ तो वह नहीं होती है। अब तो मुझे पूरा शक होने लगा था कि राहुल कुछ गड़बड़ कर रहा है। ऐसा कैसे हो सकता है? एक दिन मैंने सोचा कि क्यों ना राहुल के घर पर जाकर ही पता किया जाए। यही सोचकर मैं एक दिन राहुल के घर में छुपकर बैठ गया। कुछ ही घंटों बाद राहुल एक नई लड़की के साथ घर में आता है और उसके साथ बड़ी प्यारी प्यारी बातें करता है और उसे कहता है कि तुम ही मेरी जिंदगी हो यार। मुझे तो उसकी बातों से हंसी आ रही थी, क्योंकि वह तो हर लड़की को ऐसा बोलता है, लेकिन मेरा मकसद तो केवल यह जानना था कि आखिर लड़कियां गायब कैसे हो जाती हैं। इसलिए मैं वहीं पर छुपकर बैठा रहा। कुछ देर बाद वह लड़की किचन की तरफ देखती है तो उसे किचन की तरफ से कोई धीरे धीरे की आवाज सुनाई देती है और कुछ महसूस होता है कि जैसे मानो उसे कोई बुला रहा है। लड़की उठकर किचन की तरफ चली जाती है और थोड़ी ही देर बाद 2 गिलास में शरबत लेकर आती है और वह शराब। जब राहुल पी लेता है तो राहुल बेहोशी की हालत में चला जाता है और वह लड़की फिर से किचन में जाती है। लेकिन काफी देर मैंने इंतजार किया, 1 घंटे तक देखा, लेकिन वह लड़की किचन से बाहर नहीं आई। अब तो मुझे अजीब सा लगने लगा। मैं जल्दी से उठकर किचन की तरफ जाकर देखने लगा। वहां जाकर मैंने जो देखा उसे देखकर तो मेरी हालत खराब हो गई। मेरे तो रोंगटे खड़े हो गए। मैंने देखा कि राहुल का नौकर उस लड़की के साथ गलत हरकत कर रहा था और मुझसे रहा नहीं गया। मैंने जाकर उस नौकर को एक तमाचा जोड़कर दिया और उस लड़की को वहां से छुड़वाया। मैंने रामू नौकर को वहीं पर बांधकर छोड़ दिया और जैसे तैसे डॉक्टर को बुलाकर राहुल का नशा उतरवाया और उसे होश में लेकर आया और राहुल से पूछा कि आखिर यह सब क्या हो रहा है। तभी राहुल ने कहा कि मुझे क्या पता क्या हो रहा है, मैं तो बेहोश था ना। और फिर वह कहने लगा कि रामू भैया को इस तरह बांधकर क्यों रखा है, आखिर यह सब हो क्या रहा है। तभी उस लड़की से पूछा तो वह कहने लगी कि इसी नौकर ने मुझे बोला था कि तुम्हें शराब में नशा मिलाकर दूं, लेकिन मैंने इतना बड़ा सच रामू के मुंह से जानना जरूरी नहीं समझा। मैंने रामू पर चिल्लाते हुए पूछा। तभी रामू ने हाथ जोड़ लिया और कहने लगा कि जब से मुझे पता चला है कि राहुल सर रोज नई नई लड़कियों को घर पर लेकर आते हैं, तो मेरे अंदर भी हवस जागने लगी। लेकिन मुझे गरीब और गंदी शक्ल वाले की कौन गर्लफ्रेंड बनाती, इसलिए मेरे मन में एक पाप जाग गया और मैंने ऐसी हरकतें तो अंजाम देना शुरू कर दिया। जब सर के साथ लड़की बैठती होती तो मैं एक बड़े से पेज पर लिख लेता कि यह तुम्हारी जान ले लेगा, यह रोज ऐसा करता है। और वह लड़की ऐसा बढ़कर किचन में आती कोई बहाना बनाकर तो मैं उसे कह देता कि यह हर रोज लड़की को यहाँ पर लाता है और उन्हें जान से मार देता है, तो आज तुम भी शिकार होने वाले हो। इसलिए एक काम करो कि शराब में मैंने नशा मिला दिया है, तुम सर को पिला दो और यहाँ से भाग जाओ। बेचारी लड़कियाँ मेरी चुंगल में आ जाती और सोचती कि सच में ये ऐसा करता होगा और राहुल को शराब पिला देती। जब राहुल बेहोश हो जाता तो मैं उसको जबरदस्ती पकड़ लेता और उसके साथ गलत करता, फिर उन्हें मारकर पीछे के दरवाजे से बने गार्डन में जमीन में गाड़ देता। किसी को कोई शक भी नहीं होता। अब तो रामू की बातें सुनकर मेरे पैरों तले से जमीन खिसक गई। इतना दिमाग कोई कैसे चला सकता है और इतनी बड़ी हरकत कैसे कर दी। उसने पता नहीं कितनी लड़कियों को आज से पहले मारा था। मैंने राहुल से भी पूछा कि क्या तुमने कभी भी अपनी गर्लफ्रेंड के बारे में पता करने की कोशिश नहीं की। तभी राहुल ने कहा कि जब मैं होश में आता तो मुझे लगता कि मैंने कुछ ज्यादा ही शराब पी ली, जिसकी वजह से वह चली गई है। और मैंने कई बार उन्हें फोन करके भी कोशिश की, लेकिन उनका फोन बंद आता, तो मैंने सोचा कि शायद उन्होंने कोई और बॉयफ्रेंड देख लिया, क्योंकि मैं तो शराब के नशे में पता नहीं क्या कर देता।
मैंने राहुल से कहा कि मैंने तुझे कितनी बार समझाया था कि तेरी यह हरकतें कभी मुझे भारी पड़ सकती है, लेकिन तुमने मेरी एक न मानी। अब तो राहुल की आंखों में आंसू थे। हम लोगों ने पुलिस को फोन किया और रामू को अरेस्ट करवा दिया। ना जाने बेचारी उन लड़कियों का क्या हाल किया होगा, किस तरह उनकी जान ली होगी। खैर मैं अपने कमरे पर आ गया था। मेरी आंखों में आंसू भरी हुई थी। मैं तो बार बार यही सोच रहा था कि आखिर उन लड़कियों की गलती क्या थी। उन्होंने एक लड़के से प्यार किया जिसकी सजा उन्हें मिली, और नौकर भी ऐसा कैसे कर सकता है। क्या रामू को जरा भी शर्म नहीं आई कि उन मासूम लड़कियों के साथ ऐसा क्यों कर रहा है। खैर इंसान पता नहीं हवस के अंदर आकर क्या कर जाता है। मुझे तो राहुल पर भी गुस्सा आ रहा था। फिर मैंने विचार किया कि मुझे यहाँ नहीं रहना। राहुल की परछाई भी खुद पर नहीं पड़ने देनी। इसलिए मैंने एक बंगला खरीदा जो शहर से थोड़ी दूरी पर था, और अपने माता पिता को वहाँ पर बुला लिया और अपने माता पिता के साथ खुशी से रहने लगा। ऑफिस में जब कभी राहुल मिलता तो उसके साथ थोड़ी बहुत नॉर्मल बातें हो जाती, लेकिन पहले जैसी दोस्ती में मैं नहीं रहा। मुझे समझ आ चुका था कि राहुल कभी नहीं सुधर सकता, और राहुल की ही गलती थी जिसकी वजह से इतनी लड़कियों की जान चली गई। खैर मैं जल्दी ही इस सब को भूल गया, क्योंकि मेरे माता पिता ने मेरी खूब सहायता की और अब मैं अपने जीवन में बहुत खुश था। लेकिन मैंने एक फैसला किया कि आज के बाद मैं हर लड़की को इज्जत दूंगा, हमेशा अपनी बहन मानकर उसका सहायक बनूंगा। क्योंकि जिन लड़कियों की जान गई थी उनके लिए दया मेरे मन को झकझोर कर रख रही थी, लेकिन उनके प्रति दुख और अफसोस के सिवा मैं और कर भी क्या सकता था। धन्यवाद दोस्तों।